बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अनम कासिम और आप देख रहे हैं द रियल वर्ल्ड हिस्ट्री। दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इल्म और मालूमात में इजाफा फरमाए, आमीन। नाजरीन, जंगों की तारीख इतनी ही पुरानी तस्वर की जाती है जितनी इंसानों की तारीख है। इसीलिए जंगें हमेशा से ही कबीलों, नस्लों और ग्रोहों के दरमियान होती आई हैं। लेकिन 20वीं सदी में दो ऐसी जंगें भी हुई जिन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक थी वर्ल्ड वार 1, जिसके बारे में हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, और दूसरी है वर्ल्ड वार 2। नाज़रीन, आज हम भी वर्ल्ड वार 2 के बारे में बात करने जा रहे हैं। वर्ल्ड वार 2 को ग्लोबल वॉर या टोटल वॉर भी कहा जाता है, क्योंकि पहले जंगें सिर्फ फौजों के दरमियान हुआ करती थी, मगर वर्ल्ड वार 2 में एक बड़ी तादाद में शहरी आबादी ने न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि दुश्मन फौज का निशाना भी बनी। इन जंगों में पहली बार शहरी आबादियों पर फिजाई हमले भी किए गए और पहली बार एटम बम का भी इस्तेमाल किया गया। नाजरीन, वर्ल्ड वार 2 1 सितंबर 1939 को शुरू हुई जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। वर्ल्ड वार 2 को इंसानी तारीख की सबसे खौफनाक जंग भी तस्वर किया जाता है, क्योंकि इस जंग में 45 से 46 मिलियन यानी आसान अल्फाज में 6 से 8 करोड़ के करीब लोग मारे गए। इसमें तकरीबन 5 करोड़ आम शहरी शामिल थे और 2 से 2.5 करोड़ फौजी थे। जिस तरह दुनिया वर्ल्ड वार 1 में 2 हिस्सों अलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स में तकसीम हो गई थी, इसी तरह वर्ल्ड वार 2 में भी दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम हो गई थी। एक तरफ अलाइड पावर्स थे, जिनमें अमेरिका, बरतानिया, सोवियत यूनियन, फ्रांस, पोलैंड, यूगोस्लाविया, चाइना और ग्रीस शामिल थे। तो दूसरी तरफ एक्सिस पावर थे, जिनमें जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे। इसके साथ साथ जहाँ जहाँ इन ममालिक की कॉलोनीज थी, वहाँ के लोगों ने भी इस जंग में हिस्सा लिया। नाजरीन, इस जंग की पहली वजह जापान के अंदर बढ़ती हुई फौजी ताकत थी। जिस तरह वर्ल्ड वार 1 में मुख्तलिफ ममालिक अपने अपने जंगी इत्तेहाद कायम करने और अपनी फौजें बढ़ाने में लगे हुए थे, इसी तरह वर्ल्ड वार 2 से पहले भी बहुत सारे ममालिक ने अपने जंगी इत्तेहाद कायम किए और अपनी अपनी फौजों को भी बढ़ा रहे थे। जैसे जापान बहुत तेज़ी से अपनी आर्मी को बहुत मजबूत कर रहा था और साथ ही साथ अपने हमसाया ममालिक चाइना और कोरिया पर मुसलसल हमले भी कर रहा था। नाजरीन, वर्ल्ड वार 2 की दूसरी और सबसे बड़ी वजह ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स था, जो कि वर्ल्ड वार 1 के बाद तय पाया जाने वाला जंगबंदी मुआहिदा था। इसमें जर्मनी पर कड़ी शराइत और भारी जुर्माने भी आयद किए गए, जिनमें से सबसे बड़ी शराइत ये थी कि जर्मनी वर्ल्ड वार 1 के शुरू करने का इल्ज़ाम और जिम्मेदारी कबूल करे। वर्ल्ड वार 1 में होने वाले नुकसानात का अजाला करने के लिए जर्मनी 6,600 मिलियन पाउंड अदा करने का पाबंद होगा, और साथ ही साथ जर्मनी को सिर्फ और सिर्फ छोटी फौज रखने की इजाज़त होगी। वर्ल्ड वार 2 की तीसरी बड़ी वजह ताकतवर ममालिक का जर्मनी के साथ जारहाना रवैया था। यूरोपीय ममालिक हमेशा से ही जर्मनी को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। जर्मनी को ह्यूमिलिएट करने वालों में सबसे आगे फ्रांस था। इन सब वजूहात की वजह से जर्मनी हर तरफ से खतरात से दो चार था। इस दौरान हिटलर जर्मनी में पावर में आया और इसने वर्ल्ड वार 1 का बदला लेने का फैसला किया। इस काम के लिए हिटलर ने जर्मनी के अंदर अपनी फौज को दोबारा से मुनज़्ज़म करना शुरू कर दिया। वर्ल्ड वार 2 की चौथी बड़ी वजह इंपीरियलिज्म थी। बरतानिया और फ्रांस दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉलोनीज रखने वाले ममालिक थे, मगर वर्ल्ड वार 2 से पहले जर्मनी और जापान ने भी अपनी कॉलोनीज को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर लिया था। वर्ल्ड वार 2 की पांचवी बड़ी वजह नेशनलिज्म और डिक्टेटरशिप भी थी। जर्मनी में हिटलर, इटली में मुसोलिनी और जापान में भी डिक्टेटर्स पावर में थे। वर्ल्ड वार 1 के बाद लीग ऑफ नेशन भी बनाई गई थी, जिसका मकसद जंगों की रोकथाम के लिए ऐसे तमाम मसाइल को हल करना था जो आइंदा किसी भी जंग की वजह बन सकते थे, मगर ये लीग अपने मकासद में बुरी तरह नाकाम हो गई। वर्ल्ड वार 1 में 4 बड़े एम्पायर्स कोलैप्स कर जाने की वजह से बहुत से नए ममालिक भी वजूद में आए थे, मगर इन तमाम ममालिक की बाउंड्रीज की दुरुस्त निशानदही न की गई, बल्कि एक ही जुबान और मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को अलहदा कर दिया गया था। इसी वजह से इन ममालिक में जगह जगह बगावतें जन्म लेना शुरू हो गईं। इन तमाम वजूहात के साथ साथ आज भी दुनिया वर्ल्ड वार 2 की सबसे बड़ी वजह हिटलर को ही मानती है। नाजरीन, हिटलर ने एक नाजी पार्टी तश्कील दी। हिटलर और इसकी नाजी पार्टी यहूदियों के सख्त खिलाफ थी। हिटलर का मानना यह था कि जर्मनी वर्ल्ड वार 1 यहूदियों की वजह से हारा था। हिटलर कम्युनिज्म के भी सख्त खिलाफ था। हिटलर आर्य नस्ल के लोगों को बहुत ज़्यादा अहमियत देता था और बाकी सब लोग उसकी नज़र में कमतर थे। चूँकि जर्मनी में आर्य नस्ल के लोग अक्सरियत में थे, यही वजह थी कि हिटलर आर्य नस्ल के लोगों के अलावा बाकी तमाम नस्ल के लोगों को जर्मनी से निकालना चाहता था। 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। इक़्तिदार में आते ही हिटलर ने जर्मन आर्मी और एयरफोर्स को मुनज़्ज़म और मजबूत करना शुरू कर दिया, जबकि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के मुताबिक जर्मनी को बड़ी फौज और एयरफोर्स रखने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं थी।
हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों की पहचान के लिए यहूदियों पर यह लाजिम कर दिया था कि वो अपने हाथों पर 6 कोनों वाला स्टार ऑफ डेविड बनाएं, ताकि जर्मनी में तमाम यहूदियों को पब्लिकली डिफ्रेंशिएट किया जा सके। हिटलर जैसे ही इलेक्शन जीतकर जर्मनी का चांसलर बना, उसने बाद में तमाम इलेक्शन करवाना बंद कर दिए और यूं हिटलर जर्मनी में एक डिक्टेटर बनकर काबिज हुआ। वर्ल्ड वॉर 1 हारने के बाद जर्मनी को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी उठाना पड़ी थी, इसीलिए हिटलर जर्मनी को दोबारा से मजबूत और अजीम बनाना चाहता था और साथ ही साथ अपने दुश्मनों से बदला भी लेना चाहता था। नाज़रीन, वर्ल्ड वॉर 1 में जापान ने मुकम्मल तौर पर हिस्सा नहीं लिया था, मगर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जापान ने अपनी आर्मी को मजबूत करना शुरू कर दिया और साथ ही साथ अपने हमसाया ममालिक पर हमले करके उनके इलाकों पर कब्जा भी करना शुरू कर दिया। जापान ने चाइना और कोरिया के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले किए और उनके इलाकों पर कब्जा कर लिया। जापान ने चाइना में जारी सिविल वॉर का फ़ायदा उठाते हुए चाइना पर फुल स्केल अटैक कर दिया, जिसके बाद जापान ने चाइना का बहुत सारा इलाका अपने कब्जे में ले लिया। दूसरी तरफ यूरोप में 1936 में जर्मनी ने राइनलैंड में अपनी फ़ौज भेज दी। राइनलैंड में जर्मनी की बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ थी और ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के मुताबिक इस इलाके में किसी भी मुल्क को अपनी फ़ौज रखने की इजाज़त नहीं थी। इसके साथ साथ जर्मनी ने इटली और जापान के साथ बहुत से खुफिया मुआहदे भी किए और ये तय किया कि जंग की सूरत में एक दूसरे का साथ देंगे। 1938 में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया के कुछ इलाके पर कब्जा कर लिया। इन सब के बावजूद बरतानिया और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की, क्योंकि वो समझते थे कि ये बहुत छोटे मामलात हैं और हमें इन मामलात से दूर ही रहना चाहिए, वरना फिर कोई जंगी खतरा लाहक हो सकता है। 1939 में जर्मनी ने पूरे चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया, जिस पर फ्रांस और बरतानिया ने पहले की तरह अब भी खामोशी इख्तियार की। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी के जो इलाके अलहदा करके पोलैंड में शामिल कर दिए गए थे, हिटलर उन इलाकों पर भी दोबारा कब्जा करना चाहता था, मगर फ्रांस, बरतानिया और पोलैंड के जंगी इत्तेहादी होने की वजह से फ्रांस और बरतानिया ने पोलैंड की हिफाजत का वादा किया था। इसीलिए जर्मनी ने सोवियत यूनियन के साथ जंगी इत्तेहादी मुआहिदा किया और दोनों ने मिलकर पोलैंड पर हमला करने का मंसूबा बनाया। नाज़रीन, 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया और एक बड़ी और खौफनाक जंग का आगाज कर दिया। जैसे ही जर्मनी पोलैंड में दाखिल हुआ, फ्रांस और बरतानिया ने जर्मनी से जंग का ऐलान कर दिया। सोवियत यूनियन ने ईस्टर्न फ्रंट से पोलैंड पर हमला कर दिया और कुछ ही दिनों में पोलैंड जंग हार गया और इसके बाद जर्मनी और सोवियत यूनियन ने पोलैंड को आपस में बांट लिया। कब्जा करने के फौरन बाद जर्मनी ने नॉर्वे और डेनमार्क पर भी हमला कर दिया और जल्द ही दोनों को अपने कब्जे में ले लिया। जर्मनी बहुत तेजी से हमले करता हुआ फौज को आगे बढ़ा रहा था। नॉर्वे और डेनमार्क पर हमले के बाद जर्मनी ने बेल्जियम और नीदरलैंड पर भी हमला कर दिया और उन दोनों को भी अपने कब्जे में ले लिया। दूसरी तरफ जर्मनी के जंगी इत्तेहादी सोवियत यूनियन ने बाल्टिक स्टेट्स और फिनलैंड पर हमला किया और उन पर भी कब्जा कर लिया। इसी के साथ साथ इटली ने फ्रांस पर हमला कर दिया और इटली ने भी वर्ल्ड वॉर 2 में हिस्सा ले लिया। 1940 में जर्मनी ने फ्रांस पर हमला किया और सिर्फ 4 दिन के अंदर अंदर जर्मनी ने पूरे फ्रांस पर कब्जा कर लिया। अक्टूबर 1940 में बैटल ऑफ ब्रिटेन भी हुई, जिसमें जर्मनी और बरतानिया की एयरफोर्स की लड़ाई हुई। जर्मनी की एयरफोर्स ने बरतानिया की फैक्ट्रियों और शहरी आबादियों को निशाना बनाया। इस हमले का बरतानवी एयरफोर्स ने खूब जवाब दिया था। आज भी तारीख की सबसे बड़ी फिजाई जंग समझा जाता है, क्योंकि इस जंग में जर्मनी के तकरीबन 1600 और बरतानिया के तकरीबन 1000 जंगी तैयारे तबाह हुए थे। चूँकि जर्मनी ने इस जंग के शुरू में जापान और इटली के साथ अलग अलग इत्तेहादी मुआहदे किए थे, इसलिए अब तीनों ममालिक ने मिलकर एक बड़ा जंगी इत्तेहादी मुआहदा कर लिया था और यूं एक्सिस पावर वजूद में आए थे। बाद में हंगरी, बल्गारिया और रोमानिया ने भी एक्सिस पावर को ज्वाइन कर लिया। 1941 में बरतानिया और इटली की अफ्रीका में झड़पें हुई, क्योंकि अफ्रीका में बरतानिया, इटली और फ्रांस की कॉलोनीज थी और इन तमाम ममालिक की फौजें भी वहां पर मौजूद थी। इस जंग के शुरू में इटली कामयाब नहीं हो पा रहा था, इसीलिए जर्मनी ने इटली की मदद के लिए अपनी फौज भेज दी और साथ ही साथ जर्मनी ने यूनान यानी ग्रीस और यूगोस्लाविया पर भी हमला कर दिया और दोनों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद तकरीबन पूरे यूरोप पर जर्मनी ने कब्जा कर लिया था। नाजरीन, जर्मनी और सोवियत यूनियन के दरमियान जंगी इत्तेहादी मुआहदे के बावजूद जर्मनी ने सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया। याद रहे कि जंग के आगाज में जर्मनी ने सोवियत यूनियन के साथ इत्तेहाद कायम करते ही मिलकर पोलैंड पर हमला किया था और दोनों ने पोलैंड को आपस में बांट लिया था, मगर हिटलर ने मुआहदा तोड़ते हुए सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया। सोवियत यूनियन अपनी एग्रीकल्चरल लैंड और प्रोडक्शन की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर थी और तकरीबन 75 से 80% इकोनॉमी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की वजह से बहुत ऊपर थी। इसलिए हिटलर इसकी एग्रीकल्चरल लैंड पर कब्जा करना चाहता था। चूँकि सोवियत यूनियन में कम्युनिज्म था और हिटलर कम्युनिज्म के भी सख्त खिलाफ था,
इसीलिए हमले में जर्मनी ने तकरीबन 40 लाख फौजियों का इस्तेमाल किया और जल्द ही मॉस्को तक पहुंच गया। उस वक्त शदीद सर्दी का आगाज हो गया था। जर्मन फौज इस सर्दी के मौसम में सोवियत यूनियन की फौज का मुकाबला न कर सकी और वहीं फंस कर रह गई। यूं सोवियत यूनियन की फौज ने जर्मन सिपाहियों को चुन चुनकर खत्म कर दिया। इस लड़ाई से पहले जर्मन फौज के जर्नैलों और सीनियर कमांडिंग ऑफिसर्स ने हिटलर को सोवियत यूनियन पर हमला करने से रोका भी था, क्योंकि इस किस्म की गलती नेपोलियन ने भी की थी और भारी नुकसान उठाया था। चूँकि हिटलर एक जिद्दी इंसान था, इसीलिए उसने किसी की भी ना सुनी, जिसकी वजह से इसे भारी नुकसान से दो चार होना पड़ा। नाजरीन, जापान पैसिफिक ओशन में तेजी से पेशकदमी कर रहा था। 1937 में ही जापान ने चाइना और कोरिया के बहुत सारे इलाकों पर कब्जा कर लिया था, मगर 1940 में जापान ने एक्सिस पावर को ज्वाइन किया और अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस की कॉलोनीज पर भी हमले करने शुरू कर दिए। इन कॉलोनीज में हांगकांग, इंडोनेशिया, बर्मा और सिंगापुर वगैरह शामिल थे। ताकतवर फौज होने की वजह से जापान ने बहुत ही जल्द इन इलाकों पर भी कब्जा कर लिया था। जापान की नेवी पूरे पैसिफिक ओशन पर कंट्रोल हासिल कर चुकी थी। दूसरी तरफ अमेरिका जापान से डायरेक्ट जंग नहीं करना चाहता था। अमेरिका ने जापान को तेल की सप्लाई बंद कर दी, क्योंकि जापान 80% तेल अमेरिका से ही खरीदता था। इसीलिए जब अमेरिका ने जापान को तेल की सप्लाई बंद की तो जापान को मुख्तलिफ खतरात लाहक हो गए। जापान पर यह बात वाज़िया हो गई थी कि अब अमेरिका किसी भी वक्त जापान पर हमला कर सकता है। इसीलिए जापान ने प्लान बनाया कि इससे पहले कि अमेरिका जापान पर हमला करे, जापान को अमेरिका पर हमला कर देना चाहिए। चुनांचे 7 दिसंबर 1941 में जापान ने अमेरिकन सीपोर्ट पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। अमेरिकी सरजमीन पर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला था, जिसने अमेरिका को बड़ा सरप्राइज दिया। अमेरिकी नेवी के कई बड़े बड़े माल बरदार जहाज खड़े खड़े डूब गए। इस हमले में तकरीबन 2500 के करीब अमेरिकी फौजी हलाक हो गए। इसके बाद अमेरिका ने भी वर्ल्ड वॉर 2 में हिस्सा ले लिया। याद रहे कि वर्ल्ड वॉर 1 में भी जर्मनी ने अमेरिकी पैसेंजर बोट लुजिटानिया पर हमला करके 1200 अमेरिकी शहरी हलाक कर दिए थे, जिसके बाद अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 1 में हिस्सा ले लिया था। पर्ल हार्बर पर हमले के बाद अमेरिका ने अलाइड पावर्स को ज्वाइन कर लिया। 1942 के शुरू में अमेरिका ने उन आइलैंड पर हमले शुरू कर दिए जो जापान के कब्जे में थे, और 2 साल के अंदर अंदर जापान से तमाम आइलैंड छीन लिए। अभी तक तो सिर्फ एक्सिस पावर मुकम्मल तौर पर डोमिनेट कर रही थी, मगर अब अलाइड पावर्स ने भी रेजिस्टेंस शो करना शुरू कर दी। सोवियत यूनियन ने जर्मनी को सोवियत यूनियन से बाहर निकाला और अपने इलाके वापस लेने में कामयाब हो गई। ईस्टर्न फ्रंट पर अब तक की यह सबसे बड़ी लड़ाई थी जो सोवियत यूनियन और जर्मनी के दरमियान लड़ी गई थी। इस जंग में फौज के साथ साथ बड़ी तादाद में शहरी भी हलाक हुए थे। इनमें से ज्यादातर लोग कैद की वजह से मर गए थे। 1942 में अलाइड पावर्स ने जर्मनी को वापस धकेल दिया और जर्मनी की पेशकदमी वहीं रुक गई। अफ्रीका में भी जर्मनी और इटली को शिकस्त हो रही थी। अमेरिका ने भी बहुत तेजी से हमले करके अपने बहुत सारे इलाके वापस ले लिए। 1943 में अलाइड पावर्स ने इटली पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद मुसोलिनी को ओहदे से बरतरफ करके गिरफ्तार कर लिया गया। 1944 में सोवियत यूनियन ने ईस्टर्न फ्रंट पर जर्मनी को शिकस्त दे दी। जंग के शुरू में जर्मनी ने जितने भी इलाकों पर कब्जा किया था, अब सोवियत यूनियन अलाइड पावर्स के साथ मिलकर वो तमाम इलाके वापस छीन रहा था। अलाइड पावर्स ने जापान से भी सारे इलाके वापस छीनकर जापान को घेरे में ले लिया। जर्मनी फ्रांस पर काबिज था, इसलिए अलाइड पावर्स ने फ्रांस को भी आज़ाद करवाने पर तवज्जो दे दी और चंद ही महीनों में जर्मन आर्मी को फ्रांस से निकलने पर मजबूर कर दिया। जर्मन आर्मी को मुसलसल शिकस्त हो रही थी। 1945 में अलाइड पावर्स जर्मनी में दाखिल हो गई, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन भी जर्मनी में दाखिल हो गई। 29 अप्रैल 1945 को जर्मन आर्मी ने शिकस्त तस्लीम कर ली। चूंकि ये जंग हिटलर ने शुरू की थी, इसलिए इस बड़ी शिकस्त का जिम्मेदार भी हिटलर को ही करार दिया गया। इसीलिए 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने अपनी बीवी के साथ खुदकुशी कर ली। इसी के साथ यूरोप में जंग खत्म हो गई। अलाइड फोर्सेस इस जंग में फातेह करार पाईं, क्योंकि अलाइड फोर्सेस ने अब तक फिलिपाइन, इंडोनेशिया और बर्मा भी वापस हासिल कर लिए थे। लेकिन जापान की अभी भी कई इलाकों में जंग जारी थी। अमेरिका ने जापान पर फौजी हमले को मुनासिब न समझा, क्योंकि अमेरिका जानता था कि जापान की फौज ताकतवर है और लड़ाई में अमेरिका के 5 से 6 लाख फौजी मारे जा सकते हैं। इसीलिए अमेरिका ने एक खौफनाक कदम उठाने का फैसला कर लिया। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय एटम बम गिरा दिया और इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर फैटमैन एटम बम गिरा दिया।
अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर इसलिए एटम बम गिराए क्योंकि इन दोनों शहरों में जापान की बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और कॉम्प्लेक्सेस थे जो जापान की आर्मी के लिए असला और हथियार तैयार करती थी। इसीलिए अमेरिका ने एटम बम गिराने के लिए इन दोनों शहरों को चुना। हिरोशिमा में तकरीबन 1 लाख और नागासाकी में 80,000 के करीब लोग मारे गए। इस हमले के बाद जितने भी लोग बच गए वो मुख्तलिफ किस्म की जिस्मानी, ज़हनी और नफ्सियाती बीमारियों का शिकार हो गए। इन बड़े एटमी हमलों के बाद 15 अगस्त को जापान ने भी शिकस्त तस्लीम कर ली और इसी के साथ वर्ल्ड वार 2 खत्म हो गई। वर्ल्ड वार 2 के बाद दुनिया में सोवियत यूनियन और अमेरिका 2 बड़ी सुपर पावर्स के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरे। इसके बाद जर्मनी 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। मशरकी जर्मनी सोवियत यूनियन और मगरबी जर्मनी फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका के कब्जे में चला गया। 1990 में दोबारा मशरकी और मगरबी जर्मनी को इकट्ठा करके उनकी पावर्स जर्मनी को वापस दे दी गईं। वर्ल्ड वार 2 के बाद बरतानिया समेत कई बड़े ममालिक की कॉलोनीज खत्म हो गईं और बहुत से नए ममालिक ने भी जन्म लिया जिनमें पाकिस्तान और इंडिया भी शामिल हैं। इसी तरह अफ्रीका में भी फ्रांस और बरतानिया की कॉलोनीज को आज़ादी मिली और वर्ल्ड वार 2 के बाद यूनाइटेड नेशंस का क़याम अमल में लाया गया, जिसका मकसद तमाम बड़े ममालिक के मसाइल को बैनुल-अक़वामी सतह पर हल करना और किसी भी जंगी रास्ता इख्तियार करने से रोकना था। यूनाइटेड नेशंस अब तक अपने इन मकासद में काफ़ी हद तक कामयाब रही है। पैसिफिक ओशन पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया। कोरिया 2 हिस्सों नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में तकसीम हो गया। वर्ल्ड वार 1 की तरह वर्ल्ड वार 2 में भी 25 लाख इंडियन फौजी बरतानिया की तरफ से लड़े। इस जंग के दौरान बंगाल में शदीद कहत साली भी हुई और 40 लाख के करीब लोग जाँ बहक हो गए। नाज़रीन, ये जंग वर्ल्ड वार 1 से कहीं ज़्यादा होलनाक और खौफनाक साबित हुई और इस जंग के बाद अब बड़े बड़े ममालिक भी जदीद तरीन हथियार और एटम बम होने के बावजूद जंग का नाम लेने से कतराते हैं। जी तो नाज़रीन, ये थी वर्ल्ड वार 2 की मुकम्मल कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।